मैं ना वीडियो के इंट्रो के लिए एक लाइन सोच रहा था और लाइन सोचते सोचते ही मैं अपने आप ही गाना गुनगुनाने लगा। आज मौसम बड़ा बेईमान है बड़ा। समझ पा रहे हो मेरे दिल की फीलिंग? Okay, hello chatters, my name is Rohit and you're watching Wrestle Chatter. तो इस वीडियो में आज रिव्यू करने वाले हैं WWE के स्मैकडाउन के शो को, जो कि बर्लिन से था। और इस वाले शो को WWE ने हाइप किया था और मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि WWE ने वो ट्रिगर पुल कर दिया है जिसको देखने के लिए फैंस बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। पूरे डिटेल में स्मैकडाउन को रिव्यू करने वाले हैं, लेकिन अगर आप चैनल पर हर बार आ जाते हो वीडियोस को देखने के लिए, रिव्यूज को देखने के लिए, तो इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है और आज तो करना पक्का बनता है। सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो होती है रैंडी ओर्टन के साथ। बर्लिन जर्मनी का क्राउड है, तो भाई बहुत मस्त तरीके से पूरी एंट्रेंस जो साथ में गाता है, रैंडी ओर्टन भी जो उसको फील करते हैं, वो एटमॉस्फेयर बहुत बढ़िया लग रहा था। रैंडी ओर्टन वही कहते हैं कि रिंग में वापस आके काफी अच्छा लग रहा है। और जैसे ही वो कुछ और ज्यादा बोलने चलते हैं तभी ट्रिक विलियम्स का म्यूजिक हिट हो जाता है। जैसे ट्रिक विलियम्स आते हैं तो वूप दैट ट्रिक के उनके जो चैंट हैं वो बहुत लाउड थे। और एनएक्सटी से ये सही हो गया कि उस वाले क्राउड को पता, मतलब एनएक्सटी के क्राउड को चैंट करने अच्छे से आते हैं। तो जब कोई बंदा अपनी कोई ऐसे पॉपुलर चैंट बनवा लेता है तो जब वो मेन रोस्टर में आता है तो उसको उस चीज का बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। ट्रिक विलियम्स ने आके अपनी जो ट्रैश टॉकिंग है वो शुरू कर दी। कहते हैं मेरी हाइट 6 फुट 5 इंच है, ये 2006 नहीं 2026 चल रहा है। रैंडी ओर्टन कहता है देख भाई, हाइट की बात है तो हाइट भी मेरी इतनी है, मेरे तो इतने बच्चे हैं और मेरे पास एक स्मोकिंग हॉट वाइफ है। ये रैंडी ओर्टन कहते हैं और कहते हैं ये सारे जो नंबर्स हैं ना वो मैटर नहीं करते, एक ही नंबर मैटर करता है और वो है कि मैं हूं 14 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। अपने उस वाले जो नंबर है उसको वैसे बड़ा चढ़ा के दिखा रहे थे कि भाई तू है ही क्या, दिमाग है तेरे में कि जो तू मुझे आके इंटरप्ट कर रहा है। और उसके बाद रैंडी ओर्टन ये भी कहते हैं ट्रिक विलियम्स को कि मैं वूप दैट ट्रिक तो नहीं करूंगा। अगर तू इस तरीके से अपनी बैक दिखाया था इसका मतलब तूने सीखा नहीं है कि रैंडी ओर्टन कहीं से भी आरकेओ मार देता है। आई एम गोना किक योर एस, ऐसे करके वो बोलते हैं। ट्रिक विलियम्स को गुस्सा आ गया। ट्रिक विलियम्स का गुस्सा भी बड़ा अलग सा लगा मुझे कि जैसे इसके फिर दिमाग और हाथ के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, ऐसे गुस्सा आया। तो ऐसे करके जो रैंडी ओर्टन का माइक है वो बड़ी जोर से फेंका, जो बहुत डिसरिस्पेक्टफुल लगा, लेकिन यही एक हील को करना होता है। उसके बाद वो मारने के लिए जाते, रैंडी ओर्टन कहता है अच्छा बेटा तू तो अभी आया, मैं तो बहुत सालों का पुराना खिलाड़ी हूँ। उसके बाद उन्होंने अपनी जो विंटेज डीडीटी है वो लगाई। आरकेओ के लिए वो जाते हैं, लेकिन उससे पहले ट्रिक विलियम्स निकल गए। बट पीछे से निकल के आते हैं मिज, और मिज को पता नहीं क्या लग रहा है आजकल की जैसे उनका कुछ तो स्टेटस बनने वाला है या डब्ल्यूडब्ल्यू इनको क्रिएटिवली ऐसी जगह पर डाल रही है। लेकिन वो यहाँ पे आते हैं सिर्फ एक आरकेओ खाने के लिए। जिसके बाद रैंडी ओर्टन जाते हैं, रे फिनिक्स की एंट्री होती है और ट्रिक विलियम्स के साथ उनका मैच होता है। ट्रिक विलियम्स ने ये वाला जो मैच है उसको जीत भी लिया है। भाई तुमको कैरेक्टर देने की जरूरत है, मैं ये बात बहुत बार कह रहा हूँ, वरना हर कोई बंदा आजकल देख के ऐसा लग रहा है कि हाँ ये भी अच्छी रेसलिंग करता है, ये भी अच्छी रेसलिंग करता है। तुम्हारा गिमिक सिर्फ अच्छी रेसलिंग करना नहीं हो सकता। और ट्रिक विलियम्स ने अच्छा काम किया है एनएक्सटी में एज बेबी फेस। तो अब देखते हैं कि अब जब वो यहाँ पे आए हैं तो उनके साथ क्या अलग चीजें होती हैं। बाकी रैंडी ओर्टन के लिए भी क्या स्पॉट है वो हमको आगे स्मैकडाउन के शो में पता चल जाता है। इसके बाद शो पर बैक स्टेज से सेगमेंट था। ड्रू मैकिंटायर यहाँ पे होते हैं और बायरन सैक्सटन के पास आके पूछते कि व्हाट्स इन योर माइंड, की जैसे ड्रू मैकिंटायर बहुत सीरियस होकर कहते हैं या इमोशंस आर हाई, लेकिन मेरे इमोशन नहीं, कोडी रोड्स के इमोशन, जो मैंने डस्टी रोड्स और उसकी फोटो जला दी, उसके बाद कैसे उसकी चिलमिली मच गई बहुत ज्यादा। और इसके बाद वो वॉच लेके आते हैं, वही वॉच जो कि हमने इससे पहले डब्ल्यूडब्ल्यू में देखी है, जो गिफ्ट उनको दी गई थी उनके चैंपियन बनने के बाद। तो वो रियल वॉच है। कहता है अब इसे देख के देखते हैं फिर कोडी रोड्स की हालत क्या होती है। ड्रू मैकिंटायर का ऐसा लग रहा था यहाँ पे कि फोकस ज्यादा चैंपियन बनने के ऊपर नहीं है, बल्कि उनका फोकस है कि कैसे मैं ये कोडी रोड्स को परेशान कर सकूं। और शायद इवेंचुअली अगर कोडी रोड्स परेशान हो जाएगा तो मे बी उसका वो जो टाइटल है वो मेरे पास आ जाए। इसके बाद शो पर नेक्स्ट मैच आता है जूलिया वर्सेस एलेक्सा ब्लिस के बीच में। एलेक्सा ब्लिस का ट्रांजिशन कब हो गया सिंगल्स रन में ये मुझे समझ में भी नहीं आया, क्या वो हो चुका है। लेकिन एलेक्सा ब्लिस को देख के एलेक्सा ब्लिस वाली वाइब ही नहीं आ रही। मुझे लग रहा भाई एक अच्छा खासा प्रोमो सेगमेंट भी कट करने दो कभी आप सुपरस्टार्स को, कि वो अपनी कैरेक्टर की लेयर्स दिखा सके। ये रिसेंट मुझे बहुत सारे सुपरस्टार्स में मिसिंग लग रही है कि अचानक से जब वो दिखता है ऐसा लगता है कि अच्छा ये शो पर है भी। वही चीज मुझे एलेक्सा ब्लिस के लिए भी फील हो रही है। जबकि इससे पहले जो हमने एलेक्सा ब्लिस को देखा था, अगर आप उनको 2016 17 18 उस टाइम की मैं बात कर रहा हूं, तो उस टाइम पे एलेक्सा ब्लिस पूरा लीड करती थी विमेंस डिवीजन को। बट अभी वो चीज हो नहीं रही है और यहाँ पे भी उनका जो टाइटल है, मतलब वो जो टाइटल है वो जीत नहीं पाते, टाइटल रिटेन हो जाता है क्योंकि लैश लेजेंड यहाँ पे आ जाती है। जिसके बाद नाया जैक्स ने भी अपना एनालाइटर लगाया एलेक्सा ब्लिस के ऊपर और फिर ये ऐसे डोमिनेट ही कर रहे होते हैं। आई थिंक ये अभी टैग टीम वाली स्टोरी ही चला रहे हैं जितना देख के समझ में आ रहा है। ये सिर्फ एक मैच था जो कि आज एलेक्सा ब्लिस को मिला था। इसके बाद बैक स्टेज से एक सेगमेंट था मैट कार्डोना का और यहाँ पे उनकी नजर कोडी रोड्स की अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के ऊपर है। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैट कार्डोना का स्टेटस क्या है इस समय डब्ल्यूडब्ल्यू में, क्या वो लोअर कार्ड में है, क्या वो मिड कार्ड में है। लेकिन बैक स्टेज सेगमेंट से देख के तो ऐसा लगा भाई जैसे कि ये बंदा जो है
चैंपियनशिप के लिए भी मैच करने लग जाएगा, क्योंकि बाद में हमको एक अनाउंसमेंट भी पता चली है, उसमें मैट कार्डोना भी पार्ट लेने वाले हैं। तो कोडी रोड्स यहाँ पे होते हैं, वो कहते हैं कि एक बार ड्रू मैकिंटायर से मैं अपना हिसाब किताब निपटा लूँ, उसके बाद देखते हैं ये टाइटल के लिए भी क्या करेंगे। तो एटलीस्ट ये स्पॉट पे तो ऐसा डाल रहा है कि लग रहा है कि मैट कार्डोना ये मेन टाइटल्स के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन क्या वो चीज़ बिलीवेबल है, उसके लिए आपको कैरेक्टर में और काम करना पड़ेगा। इसके बाद शो पर नेक्स्ट मैच आता है 8 मैन टैग टीम मैच, और ये था MFT वर्सेस वाइट सिक्स के बीच में। एरिक रोवन का इस मैच में तूफान आता है, और आज ऐसा लगा कि वाइट सिक्स के जो कैरेक्टर्स हैं, इनके जो सुपरस्टार्स हैं, इनको सही से देखने का थोड़ा मौका मिला है। जैसे अंकल हाउडी ने भी जो रिंग में थोड़ी परफॉर्मेंस दी है, मैं उसको बोलूंगा कि जैसे वो अपने मूव्स मैन्यूवर्स लगा रहे हैं, और हमने वो एक मूवमेंट भी देखा था जब एरिक रोवन और टाला टोंगा आ जाते हैं, और भाई क्या डबल क्लोजलाइन मार के दोनों के दोनों जो बंदे हैं वही गिर जाते हैं। इनको भी एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हर कोई बंदा है लेकिन किसी के कैरेक्टर में, किसी के गिमिक में हमको डीप जाने का मौका ही नहीं मिल रहा है। अभी इस पूरे मैच को देख के मुझे लगा, फिर अंकल हाउडी भी रिंग में तोड़फोड़ मचा रहे होते, उतने में सोलो ने क्या किया, सोलो सिकोवा ने वो जो लैंटर्न है उसको पकड़ लिया, जिससे अंकल हाउडी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और टामा टोंगा ने वो अपना कट थ्रोट लगाया। वो ऐसा मूव है कि क्राउड ने उस पर रिएक्ट भी नहीं किया, वो तो कमेंट्री से इतना बड़ा चढ़ा के बोलना पड़ा कि देखो देखो क्या मार दिया, फिर तो लगा कि हाँ शायद कुछ फिनिशर टाइप की नई चीज़ है। इसके बाद पिनफॉल हो जाता है, और जो MFT है वो ये मैच जीत गए। सोलो सिकोवा वो लेके जाते हैं लैंटर्न और कहते हैं आई गॉट द होल वर्ल्ड इन माई हैंड्स, ऐसा करके उन्होंने फिर टीज भी किया। तो इसका मतलब कि अब ये जो उनकी फ्यूड है वो चलने वाली है। एक टाइम पे सोलो सिकोवा को स्मैकडाउन में देखने के लिए मैं एक्साइटेड रहता था, लेकिन वो अब एक्साइटमेंट जीरो है। इससे पता चलता है कि सुपरस्टार मैटर नहीं करता, वो उस समय स्टोरी लाइन में कहाँ पे इन्वॉल्व, ऑब्वियसली सुपरस्टार भी मैटर करता है, लेकिन उससे ज़्यादा उसकी स्टोरी लाइन मैटर करती है, जो कि मुझे लगता नहीं है कि इस समय उतनी अच्छी चल रही है। ये तो सिर्फ ऐसा मुझे टाइम पास वाला हिसाब किताब लग रहा है, देखो सही बात बताऊँ तो। इसके बाद नेक्स्ट मैच आता है शो पर एल्बा फायर वर्सेस जॉर्डन ग्रेस के बीच में, जो कि मेन रोस्टर में अपना अब एक तरीके से आप बोलो डेब्यू मैच ही कर रही थी। बहुत ही छोटा मैच था, स्क्वॉश मैच की तरह इसको बुक किया, जॉर्डन ग्रेस ये मैच जीत जाती है। लेकिन जब वो अपनी एग्जिट कर रही थी उस टाइम पे जेड कारगिल निकल के आती हैं, और भाई वहां पे उस टाइम पे ऑल एलीट रेसलिंग के चैंट लगने शुरू हो गए, क्योंकि ये ऑब्वियसली दोनों सुपरस्टार वहीं से आए हैं। और जेड कारगिल आके ये कहते हैं कि तुझे लग रहा होगा कि तू स्पेशल है, लेकिन तू अब मेरे शो पर है, एंड आई एम दैट बिच। ये जेड कारगिल बोल तो बहुत कुछ रही हैं और एक कर भी बहुत कुछ लेंगी, लेकिन अगेन उनको भी थोड़ा स्टोरी लाइन में और अच्छे से दिखाओ तो आई थिंक वो सही रहेगा। और अब तो वैसे भी स्मैकडाउन के 3 घंटे हैं, तो उस एक घंटे को घंटे की तरह यूज मत करना। इसके बाद बैक स्टेज से भी एक सेगमेंट आता है सैमी ज़ेन का, और यहाँ पे ये अपनी जो टिप्पणी है वो दे रहे हैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के मैच के ऊपर। कहते हैं कि देखो ड्रू जीत जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि मैंने ड्रू को आज तक हराया नहीं है, और अगर ये अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए मुझे ड्रू से मैच मिलता है और तब मैं ड्रू को हराता हूँ तो वो बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन वो कहते हैं कि स्टिल वो रूट कर रहे हैं कोडी रोड्स के लिए, और उनकी जो मनी है वो लगी हुई है सारी कोडी रोड्स के ऊपर। ये सारे सुपरस्टार्स क्यों इतनी चैंपियनशिप की बात कर रहे थे उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, बट नेक्स्ट मैच आता है शो पर कार्मेलो हेस वर्सेस शिंसुके नाकामुरा के बीच में। और आज नाकामुरा को देख के मुझे ऐसा लगा कि जैसे सौतेला बच्चा होता है ना, कि ऐसा लगता है कि हाँ हम इसके माँ बाप हैं, मतलब हम नहीं जो भी उसके माँ बाप हैं, कि वो उसके लिए करना तो बहुत कुछ चाहते हैं और कर भी देते हैं, फिर याद आता है कि नहीं है तो ये सौतेला बच्चा ही। तो मुझे लगता है कि WWE की क्रिएटिव टीम का सौतेला बच्चा है नाकामुरा। ये पता नहीं कभी निकल के आ जाता, कभी गायब भी हो जाएगा ये पूरा, कभी आ जाएगा तो लगेगा भाई अब इसके साथ कुछ होने वाला है। मैं तो कह रहा हूं कि ये क्रिएटिव लोग जब साथ में बैठते हैं और नाकामुरा के बारे में बात करते हैं तो इनको एक दूसरे की शक्लें देख के खुद शर्म नहीं आती कि भाई 2 हफ्ते पहले तो हमने इसको ऐसे बुक किया था, 2 महीने पहले ये कुछ और था, 6 महीने पहले कुछ और था, इसको दोबारा से हम रीलॉन्च करते ही रहते हैं, फिर आगे क्या करना होता है वो हमें पता ही नहीं चलता। पता नहीं यार ये क्या है, क्या चलता क्या है नाकामुरा के साथ। नाकामुरा का मतलब वो जो सैमुराई वाला वो जो गिमिक लेके आ गया था, मुझे लगा था भाई वो कितना मस्त लग रहा था, कितना कूल लग रहा था। एंट्रेंस की वीडियो तो बड़ी डाल दी थी ट्रिपल एच ने उसकी कि भाई देखो मैंने ऐसे एंट्रेंस इसकी डिजाइन करी है। पता नहीं नाकामुरा के साथ WWE सोचते सोचते ऐसा लगता है कि सब कुछ अपना आइडिया ड्रॉप कर देते हैं। यहाँ पे भी उन्होंने टाइटल के लिए चैलेंज किया, दिखाने की कोशिश करी कि हाँ भैया बढ़िया मैच है। ऐसे काम नहीं चलता भाई कि आप किसी बंदे को उठा के लेके आओ, सिर्फ एक अच्छा मैच दे दो, उसका हो गया भाई हमने तो मैच दे दिया। अच्छा उससे उतना सिर्फ करके आप बच नहीं सकते। और यहाँ पे टाइटल भी ऑब्वियसली कार्मेलो हेस को रिटेन ही करना था। तो क्या WWE सोच रही है एग्जैक्टली नाकामुरा के बारे में, वो बात देखो मेरी समझ के बाहर है। और मैच खत्म होने के बाद इन्होंने आपस में हैंडशेक भी कर लिया है। इसके बाद बैक स्टेज से सेगमेंट आता है कोडी रोड्स का। मैच से ठीक है पहले था जहाँ पे वो बोलते हैं ड्रू मैकिंटायर के बारे में कि भाई इसने मेरे पिताजी के बारे में बहुत कुछ बातें करी है, तो वो थोड़ी अपनी इंटेंसिटी दिखा रहे होते हैं कि अब इसकी मैं ऐसी तैसी करने वाला हूँ मेन इवेंट में। और फिर वो जो अनाउंसमेंट है वो भी हो जाती है शो पर कि हमको क्वालिफाइंग मैचेस दिखेंगे अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए नंबर
नंबर 1 कंटेंडर बनने के लिए, और उसके बाद SNME में जाके हमको पता चलेगा कि ये जो नंबर 1 कंटेंडरशिप है वो किसके हाथ में आने वाली है। तो इसीलिए वो जो बहुत सारे सुपरस्टार मैट कार्डोना, सैमी ज़ेन सब बात कर रहे थे, इवन डेमन प्रीस्ट भी बात कर रहे थे, वो इसी वजह से, क्योंकि अब WWE रॉयल रंबल से पहले एक नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए मैच करेगी, जो कि डिसाइड करेगा कि जो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का मैच है रॉयल रंबल में वो क्या होने वाला है। लेकिन एज अनडिस्प्यूटेड चैंपियन वॉक इन कौन करेगा रॉयल रंबल में, उसके लिए अब आता है 3 स्टेजेस ऑफ हेल मैच, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कोडी रोड्स। और WWE ने ये जो आखिरी घंटा है इसको कमर्शियल फ्री बनाया हुआ था, तो WWE को भी पता था कि अब मस्त मजा डिलीवर करना है हमको, और उससे करेंगे भी। और देखो, मैच से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस मैच के लिए मेरी रेटिंग है 5 स्टार। पूरे शो को कितना रेट करेंगे उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, बट एंट्री होती है ड्रू मैकिंटायर की, वही वो जो वॉच है उसको पहन के आए होते हैं, और जब इनकी अनाउंसमेंट हो रही थी कि भैया चैलेंजर कौन है, चैंपियन कौन है, उस टाइम पे ड्रू मैकिंटायर ने वो जो वॉच है वो बिल्कुल कोडी रोड्स के मुंह पे आके ऐसे रेफरी को दी होती है कि देख भाई ये जो वॉच है वो मेरे पास है। अब सबसे पहली स्टेज के साथ मैच शुरू होता है, जो कि एक स्ट्रेट रेसलिंग मैच था। कोडी रोड्स का गुस्सा बहुत ज्यादा, वो सीधा ड्रू मैकिंटायर के ऊपर जाके भड़क रहे हैं। ड्रू मैकिंटायर भी अपने वो ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं उनको, क्योंकि एक स्ट्रेट रेसलिंग मैच है, तो अगर स्टील चेयर से कोडी रोड्स मार देगा तो ड्रू मैकिंटायर को फर्स्ट फॉल मिल जाएगा। लेकिन कोडी रोड्स समझदार हैं, बट इस मैच की जो पेस है वो ही कुछ ऐसी थी कि लग रहा था कि हाँ इनको थोड़ा जल्दी जल्दी में चीजें करनी है, और टर्न बकल निकाला ड्रू मैकिंटायर ने ताकि रेफरी उस टर्न बकल को सेट करने में लग जाए, और उतने में ही ड्रू मैकिंटायर ने लो ब्लो हिट करके, क्लेमोर हिट करके पिन कर दिया कोडी रोड्स को। भाई कोडी रोड्स अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है, और अगर आपने उसको पिन किया है तो वो बड़ी बात है। और सोचो वो इस मैच का सिर्फ एक पार्ट है कि कोडी रोड्स इस मैच में पिन हुआ है, तो इससे पता चल गया था भाई कि मैच तो बड़ा सीरियस आगे बढ़ने वाला है, और ड्रू मैकिंटायर ने पिन कर दिया है कोडी रोड्स को। इसके बाद दूसरी स्टेज आती है जो कि फॉल्स काउंट एनीवेयर था। ड्रू को लगता है अभी अभी इसको बजाया है, थोड़ा सा और बजा दूंगा तो दूसरा फॉल भी मेरे पास आ जाएगा, लेकिन WWE भाई 3 स्टेजेस ऑफ हेल अगर कर रही है तो 2 फॉल तो ऐसा आपको नहीं मिलने वाले। तो उन्होंने क्या किया था, पावर बॉम्ब करा उस टेबल के ऊपर ही, लेकिन वहां पे किकआउट कर दिया कोडी रोड्स ने। उसके बाद ये क्राउड में जाके लड़ते हैं, और हमने बैक स्टेज देखा, बैक स्टेज जाके लड़ते हैं और वहां से केला उठाते हैं कोडी रोड्स। आउट ऑफ सो मेनी थिंग्स वहां पे उन्होंने, कोडी रोड्स ने केला उठाया, और वो केला उन्होंने ड्रू मैकिंटायर के मुंह पे डाल दिया। उस टाइम पे वेड बैरेट की हंसी भी निकल जाती है, और सीरियस कमेंट्री कर रहे थे लेकिन वहां पे उनकी हंसी निकल जाती है। और उस केले को देख के बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि केले से आपकी जो मसल गेन है वो होती है, क्योंकि हमेशा इसको ऐसे ही जोड़ के देखा जाता है। लेकिन केला आपको न्यूट्रिशन दे सकता है, आपको कार्ब्स अच्छे दे सकता है, लेकिन अगर आप सिर्फ प्रोटीन की बात कर रहे हो तो वो केला खाने से पूरी नहीं होती। और इसीलिए मैं इस चैनल पे नेचुरलिटीन की बात करता हूं कि अगर आप अपने आप को फिट रखना चाहते हो, हेल्दी रखना चाहते हो, अपना न्यूट्रिशन सही रखना चाहते हो, अपना प्रोटीन इंटेक सही रखना चाहते हो, जो कि ना सिर्फ आपकी मसल के लिए बल्कि आपकी ब्रेन की अच्छी फंक्शनिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट उसके लिए आपको इन्वेस्ट करना होता है एक अच्छे ब्रांड में, जिसमें आपको ये पता हो कि ये इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड एंड सर्टिफाइड प्रोटीन है। इसलिए खुद मैं अब तो 1 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इस प्रोटीन को कंज्यूम करते हुए, अपनी ना सिर्फ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की बल्कि अब मेंटली भी अपने न्यूट्रिशन को सही रखते हो तो बेटर फील करते हो। उसके लिए आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कॉमेंट दोनों में मिल जाएगा। वेबसाइट में जाके शॉर्ट में मेरा नाम लोगे, आरपंत इज द कोड, तो आपको एक प्यारा सा डिस्काउंट मिल जाएगा। अब तक आपको ये बात अच्छे से समझ जानी चाहिए कि न्यूट्रिशन सही रखना, अपनी हेल्थ को सही रखना आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये गड़बड़ होती है तो अपने आप ही ये चीज़ फिर पहली प्रायोरिटी बन जाती है। तो दुर्घटना से देर भली, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगा। अब इसके बाद क्या होता है, बैक स्टेज से लड़ते लड़ते अब ये थोड़ा फिर अरीना में भी घुसने की कोशिश, अरीना में आते हैं अंदर, और एक पूरा वो जगह होती है जहां पे ना कोडी रोड्स को उन्होंने पावर बॉम्ब करने के लिए उठाया कि भाई मैं इसे कंधे में उठाऊंगा, लेकिन कोडी रोड्स ऊपर ही जाके चढ़ गए। और उसके बाद नीचे एक टेबल होती है जिसके ऊपर उन्होंने ड्रू मैकिंटायर को लिटा दिया, और वहां से उन्होंने स्प्लैश किया। वो स्प्लैश ऐसा देख के लग रहा था कि मतलब ऐसा कूल नहीं लगा स्प्लैश बहुत ज्यादा देखने में, क्योंकि उसकी शायद जो हाइट है वो ज्यादा थी, तो उतना स्पेस भी नहीं था कि ऐसे कुछ आप उड़ सको। लेकिन बस कोडी रोड्स ऊपर से ऐसा फ्लैट गिर गया ड्रू मैकिंटायर के ऊपर, जो कि अपने आप में कूल स्पॉट तो था ही, देखो ये नहीं कह सकते कि कूल नहीं था। उसके बाद उन्होंने पिन किया, लेकिन उसके ऊपर फिर किक आउट हो जाता है। अब इसके बाद लड़ते लड़ते रिंग के पास आते हैं। ड्रू मैकिंटायर ने कम बैक करने की कोशिश करी, उन्होंने चेयर से मारा, क्योंकि अब ये फॉल्स काउंट एनीवेयर है, यहाँ पे आप वेपन्स का यूज कर सकते हो। वो अनाउंसर डेस्क पे जो पहले भी एक क्लेमोर मारा था ड्रू मैकिंटायर ने कोडी रोड्स को, जिसकी वजह से कोडी रोड्स बहुत टाइम के लिए गायब हो गए थे और उनको मूवी शूटिंग के लिए जाना पड़ गया था, तो वही चीज़ वो दोबारा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हट गए कोडी रोड्स। और उसके बाद उन्होंने ही डेस्क के ऊपर क्रॉस रोड्स लगा दिया ड्रू मैकिंटायर को, और सेकंड फॉल हो जाता है। जिसके बाद अब शुरू होता है थर्ड स्टेज, जो कि फाइनल स्टेज है इस 3 स्टेजेस ऑफ हेल वाले मैच का। और वो जो स्टील केज है, वो जो स्ट्रक्चर है वो नीचे आ रहा होता है, और उसको रियल टाइम में नीचे आते हुए देखना ना बड़ा ही
मतलब अलग सी फीलिंग देता है, क्योंकि हमको क्या है कि जैसे हेल इन अ सेल होता है स्टील के जो पहले से लगा होता है, लेकिन वो जो उसको रियल टाइम में नीचे आते हुए देखते हैं कि सुपरस्टार वहीं पे अभी हैं और अब वो लड़ने के लिए तैयार है, वो देख के बड़ा मस्त लगा। और ड्रू मैकिंटायर जैसे ही स्टील केज मैच शुरू हुआ ना, इतना फनी लगा वो कि ड्रू मैकिंटायर तो कहता भाई स्टील केज से निकलना ही तो है, मैं जीत जाऊंगा। एकदम ही शुरू होते ही वहां से भागने लगते हैं, लेकिन फिर कोडी रोड्स उनको लेके आते हैं। दोनों के दोनों सुपरस्टार ऊपर केज पे चढ़ते हैं और वहां से एक सुपरप्लेक्स हिट किया। एक पॉइंट पे तो लग रहा था भाई कहीं गलत तरीके से ना गिर जाए कोडी रोड्स, लेकिन फिर वो सही एग्जीक्यूशन था उसके ऊपर। कोडी रोड्स ने फिर किकआउट कर दिया। आयरिश व्हिप में ये दोनों सुपरस्टार खेल रहे होते और वहीं से पकड़ के क्रॉस रोड्स लगा दिया उन्होंने ड्रू मैकिंटायर के ऊपर, और ड्रू मैकिंटायर ने यहाँ पे फिर किकआउट भी कर दिया। इसके बाद कोडी रोड्स के जो है सिर से बहुत ज्यादा खून भी निकल रहा था, उनके जो पूरे बाल हैं वो रेड रेड से थोड़े ऑरेंज ऑरेंज टाइप से हो जाते हैं। इसके बाद निकालते हैं कोडी रोड्स अपना अल्टीमेट मूव, और वो होता है क्रॉस रोड्स की बारिश करना। पहला लगा दिया, दूसरा लगा दिया, लेकिन तीसरे लगाने से पहले ड्रू मैकिंटायर ने उनकी आंखों में उंगली कर दी और उन्होंने हिट कर दिया क्लेमोर को। मुझे लगा भाई हो गया अब यहाँ पे टाइटल चेंज, लेकिन कोडी रोड्स ने उसके ऊपर भी किकआउट कर दिया। अब दोनों सुपरस्टार ऊपर जा रहे होते हैं और वहां से भी हमने देखा कि कोडी रोड्स ने कटर हिट किया, उसके बाद दोबारा से ये केज पे चढ़ते हैं और इस बार दोनों जो है अपनी बॉल्स के बल पे उन रोप्स के ऊपर गिर गए और दोनों सुपरस्टार का वहां पे जो है हो जाता है काम तमाम, क्योंकि उस मूव के बाद फिर आपको अच्छा खासा टाइम लग जाता है वो ऐसे दर्द के बाद आपको दोबारा से रिकवर करने के लिए। इतने में ड्रू मैकिंटायर वहां से एस्केप करते हैं, लेकिन एक बंदा निकल के आता है जो कि हुडी में था, और जैसे ही उसने अपना मास्क हुडी सब कुछ निकाली तो ये बंदा कोई और नहीं बल्कि जेकब फाटू होता है। जेकब फाटू को देख के मुझे लगा लो भाई अच्छा तो ये वो तरीका है जिस वजह से कोडी रोड्स आज भी अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर लेगा और ड्रू मैकिंटायर टाइटल नहीं जीत पाएगा। और जेकब फाटू को देखते ही जो फटी है ड्रू मैकिंटायर की वो केज के दूसरे साइड से जाने लगते हैं। जेकब फाटू उनको खींच के लाते हैं, उनको मारना शुरू कर देते हैं, और भाई उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यू ने तगड़ा ही ट्विस्ट मार दिया। ऐसा लग रहा था जेकब फाटू तो सिर्फ ड्रू मैकिंटायर को मारेगा, ये कोडी को क्यों मारेगा, लेकिन जब कोडी वहां पे आता है भाई जेकब फाटू ने कोडी रोड्स को भी मारना शुरू कर दिया। एंड गेस व्हाट यहाँ पे क्या हुआ, जेकब फाटू अगर इस मैच में है तो अब सबको लग रहा था कि ठीक है अब तो यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर के पीछे पड़ गया, यानी ड्रू मैकिंटायर ने अटैक किया होगा जेकब फाटू के ऊपर, इसलिए जेकब फाटू आके अपना बदला ले रहा है। लेकिन जेकब फाटू जब कोडी रोड्स को मारने में व्यस्त थे उतने टाइम में किसी तरीके से ड्रू मैकिंटायर ने अपने आप को ड्रैग कर लिया, वो स्टील केज के बाहर गिर गए। तीसरा फॉल ड्रू मैकिंटायर के नाम हो चुका है और ये मैच में अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप ड्रू मैकिंटायर ने कैप्चर कर ली है। भाई जब मैं अकेले डब्ल्यूडब्ल्यूई के शोज देखता हूं मैं सिर्फ इस एक्सप्रेशन के साथ पूरा शो निकाल देता हूं, और चाहे कितनी बढ़िया तगड़ी चीजें हो रही हूं, लेकिन इसमें मेरा ऐसा रिएक्शन निकला कि सही में ड्रू मैकिंटायर मैच जीत गया है और ये फाइनली मूवमेंट मिल गया ड्रू मैकिंटायर को। और बड़ी बात यह कि कोडी रोड्स के पास से आपने टाइटल लिया है, क्योंकि ये बंदा जॉन सीना और रोमन रेंज जैसे बंदों से ये टाइटल ले चुका है। कोडी रोड्स को अपनी आंखों पर बिलीव नहीं है, ड्रू मैकिंटायर के पास वो टाइटल आता है, वो उसे क्रॉल करते करते वहां से लेके जा रहे हैं, लोग भी वहां पे शॉक हैं। कोडी रोड्स भी बिल्कुल डिसबिलीव में है कि सही में ये वाला जो मैच है वो मैं हार चुका हूं। जेकब फाटू वहां पे खड़े हैं, वो भी देख रहे हैं, और कोडी रोड्स ने वो ड्रू मैकिंटायर के म्यूजिक के चलते चलते ही जेकब फाटू को भी वो जो केज है उसमें घुसेड़ दिया। बट रियलिटी अब ये है कि कोडी रोड्स के पास से टाइटल जा चुका है, ड्रू मैकिंटायर के पास अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप आ चुकी है, और भला और डब्ल्यूडब्ल्यूई का कि फाइनली उन्होंने ड्रू मैकिंटायर को इस काबिल समझा कि उनके पास अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप आ चुकी है। मैच को मैं रेट करूंगा 5 स्टार, लेकिन ओवरऑल स्मैकडाउन के लिए रेटिंग रहेगी 4 स्टार, जो कि पहले के डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो से काफी आज बेटर फील हुआ है। एटलीस्ट काफी चीजें इवेंटफुल चीजें डब्ल्यूडब्ल्यूई ने शो पर दिखाई हैं। अगेन नेचुरल टीन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगा। आरपन कोड यूज कर लेना एक प्यारा सा डिस्काउंट के लिए। इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।